इसका दूसरा पहलू है प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट। ये एक्ट प्रेसिडेंसी से काफी अलग है। प्रेसिडेंसी जगहों को छोड़ के बाकी के जगहों में प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट एक्ट के अंदर होते हैं ऐसे कोर्ट्स। यहाँ इस एक्ट के शेड्यूल 2 में जो केसेस है वो केसेस ये कोर्ट नहीं सुन सकता। कम से कम 44 टाइप के केसेस हैं उसमें। अब एक बात समझ लो, हर राज्य में उस राज्य के लिए एक एक्ट हो सकता है जो भाड़ेकरू और मकान मालिक के बीच के केसेस के लिए बनाया गया है। उसमें लिखा हो सकता है कि उस एक्ट के अंदर के केसेस को कौन से कोर्ट में फाइल करना है। जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 है और उसमें सेक्शन 33 है। तो इन स्मॉल कॉजेस कोर्ट में जो केसेस नहीं सुन सकते हैं उनमें ऐसे केसेस को लिखा हो सकता है, लेकिन उसी एक्ट में एक एक्सेप्शन के तौर पे ये भाड़ेकरू केसेस भी आते हैं। तो ये समझना पड़ेगा। पर अगर उस राज्य के रेंट कंट्रोल एक्ट में लिखा है तो जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट वहां है उसमें भाड़ेकरू और घर मालिक के बीच के मैटर लिए जा सकते हैं। जैसे प्रेसिडेंसी एक्ट के सेक्शन 19D में है कि प्रेसिडेंसी कोर्ट में जो अचल मालमत्ता है उसे वापस लेने का केस नहीं कर सकते, लेकिन उसी एक्ट में चैप्टर 7 के अंदर अचल मालमत्ते को अगर भाड़े पे दिया हो तो उसे वापस लेने के लिए रास्ता दिया गया है। ठीक वैसे ही प्रोविंशियल में भी शेड्यूल 2 के 4th पॉइंट में है कि प्रोविंशियल कोर्ट में अचल मालमत्ते को वापस लेने के लिए केस नहीं कर सकते। लेकिन जो महाराष्ट्र के लिए भाड़ा नियंत्रण कानून है, जो है महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, उसमें सेक्शन 33 के अंदर प्रेसिडेंसी और प्रोविंशियल को पावर है ऐसे केसेस सुनने का। तो हर राज्य में जो भाड़े पे दिया गया प्रॉपर्टी है उसे वापस लेने के लिए या उसके लिए जो कानून बनाया गया है वो देखना जरूरी है। सेक्शन 12(3) के हिसाब से राज्य सरकार रजिस्ट्रार को भी कुछ केसेस ट्राई करने दे सकते हैं जिनको सेक्शन 18, 19, 20, 21 में भी मान्यता दी गई है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के हिसाब से शेड्यूल 2 और किसी एक्ट में अगर कहा हो कि इस कोर्ट नहीं जाना तो इन केसेस को छोड़ के बाकी के सिविल केसेस जिनका वैल्यू जो हर राज्य में अलग हो सकता है उससे कम के केसेस देख सकता है ये कोर्ट। सेक्शन 16 के हिसाब से अगर इस एक्ट में या और किसी एक्ट में ये कहा गया हो कि वो केस सिर्फ प्रोविंशियल कोर्ट ही देख सकता है तो उस जगह के और किसी भी कोर्ट को जुरिसडिक्शन नहीं होती। सेक्शन 17 के हिसाब से ज्यादातर केसेस में सीपीसी ही फॉलो करना होगा। सेक्शन 23 के हिसाब से जब प्लेंटिफ प्रोविंशियल में कोई सूट फाइल करता है जिसमें उस प्लेंटिफ का कोई अचल प्रॉपर्टी पे उसका मालकी अधिकार साबित करना पड़े जो प्रोविंशियल नहीं देख सकता, तो ऐसे केसेस को ट्रांसफर कर सकता है प्रोविंशियल, जो केस परख सकता है उस कोर्ट को सीपीसी और लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से। सेक्शन 28 के हिसाब से प्रोविंशियल कोर्ट अपने ऊपर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के अधीन आता है प्रशासकीय चीजों के लिए। सेक्शन 32 के हिसाब से इस एक्ट में जो चैप्टर 3 है इस कोर्ट के जुरिसडिक्शन को लेके और चैप्टर 4 है जो इस कोर्ट के केसेस सुनने के और चलाने के पद्धत को लेके है, इन चैप्टर्स के लिए है कि जब और किसी कोर्ट को स्मॉल कॉजेस कोर्ट के फंक्शंस दिए जाते हैं तो इस एक्ट के पद्धत अप्लाई होंगे उस कोर्ट पे। कभी कभी एक कोर्ट के दो फंक्शंस हो सकते हैं, एक स्मॉल कॉजेस कोर्ट के फंक्शंस और दूसरा बाकी के सिविल केसेस देखने वाले कोर्ट के फंक्शंस। तो सेक्शन 33 है कि फंक्शन के हिसाब से दो अलग कोर्ट माने जाएंगे। अब इस सेक्शन 32 और 33 में जो भी कहा है उसके बावजूद सोचो एक कोर्ट है जो स्मॉल के भी और सिविल कोर्ट के भी फंक्शन संभाल रहा हो, तब अगर स्मॉल बन के डिक्री पास करे और अपने ही पास सिविल के भेस में एग्जीक्यूशन के लिए वो डिक्री भेजे, या जब सिविल के भेस में पास किए डिक्री को स्मॉल के भेस में अपने को ही भेजे, तब कुछ डॉक्यूमेंट्स है सीपीसी के हिसाब से जिनको डिक्री के साथ भेजने की जरूरत नहीं है जब तक कोर्ट लिखित में उन्हें न मांगे। शेड्यूल 2 है वो केसेस जो ये कोर्ट सुन ही नहीं सकता। तो ये रहा प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट। आगे बढ़ते हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन की तरफ।